साथियों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी सामान्य दिन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके थे, हम लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी को जो युद्ध हुए थे उसके कर्नाटक के तीनों युद्ध को हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर लिए, जिसमें पहला हमारा था उत्तरोत्तर मुगल काल या लेटर मुगल एम्पायर पीरियड, और दूसरा था हमारी यूरोपीय कंपनी। आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नवीन राज्यों का उदय, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो पहले इसका एक फिगर देख लेते हैं। नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारे राज्यों को पढ़ना है। सामान्यतः इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्तर से ही मैंने खुद से इनको डिवाइड किया है, जो नॉर्मली डिवाइडेशन है। जैसे कि आप कर सकते हो उत्तर भारत, ठीक है, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। यहां पर इसका मतलब ये है कि हमें समझने के लिए बस कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था उस समय, जो हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो रहे थे, एक तो हमें अवध ही पढ़ना होता है, यहाँ पर अवध को पढ़ते हैं। एक हमें पढ़ना होता है सिख। ठीक है, दक्षिण भारत में देखें तो हमें कर्नाटक या हैदराबाद हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, हैदराबाद। एक आपका कर्नाटक, एक आपका मैसूर और एक त्रिवणकोर। पूर्व में अगर देखें तो हमें पढ़ना है मराठा, राजपूत और साथ में पढ़ना है यहाँ पर आपका भरतपुर, यह कहा जाए तो जाट। और पश्चिम में केवल एक ही राज्य पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें बंगाल। अच्छा, गलत हो गया थोड़ा सा, इसको कर देते हैं पश्चिम और इसे कर देते हैं पूर्व। ठीक है, बस ये इसलिए कराया, ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं डिवाइडेशन का, बस इसलिए कराया कि थोड़ा समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या इस टॉपिक में। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें अवध राज्य, उत्तर में सिख राज्य को पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली जो हमें पढ़ने हैं केवल 4 ही टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो सिख, एक आपका मैसूर, एक आपका यहाँ पर आपका मराठा और यहाँ आपके बंगाल। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं बच्चों इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैदराबाद से प्रश्न आए, हैदराबाद से प्रश्न आते हैं, अवध से प्रश्न नहीं आए, ऐसा भी नहीं है। अभी 1-2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश पीसीएस में अवध का अंतिम नवाब पूछा गया था, तो यश का संस्थापक पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों की संभावना रहती है वो सिखों से, मैसूर राज्य से, मराठा से और बंगाल से रहती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कहा जाए कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो अवध महत्वपूर्ण है, हैदराबाद महत्वपूर्ण है और आपका भरतपुर वगैरह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को उठा करके आज। ठीक है, दूसरी बात, नवीन राज्यों का उदय जो हुआ था, आप जानते हो कि नवीन राज्यों के उदय, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात मुगल साम्राज्य क्या हो गया बच्चों, कमजोर पड़ गया। उसी बात से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी कहीं ना कहीं नवीन राज्यों के उदय की। ठीक है, तो समझते हैं कुछ कारणों को, है ना, कि ऐसे कौन से कारण रहे थे जिनके कारण क्या हुआ था, नवीन राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, सामान्यतः 2-4-5 कारण हैं, उनको समझ लेंगे, थोड़ा सा हमारा समझ में आ जाएगा कहानी आगे बढ़ाने से पहले। तो सबसे पहले अगर पहले कारण की बात करें तो पहला कारण ये था कि जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता। ठीक है बच्चों,
तो जो पहला कारण है वो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता थी, अर्थात जो कभी अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां के समय में व्यवस्था हुआ करती थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत थी, अब वो व्यवस्था नहीं रही थी। अब प्रशासनिक ढांचा जो था प्रशासनिक व्यवस्था का, मुगल अब आकर के कमजोर हो गया था, अर्थात जो कंट्रोल कभी उच्च स्तर पर अधिकारियों का निचले स्तर तक हुआ करता था, अब वो कंट्रोल चीजें नहीं रही थी। दूसरा जो कारण है, इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है, वो है आपका जो अधिकारी वर्ग था, मुगलों का जो अधिकारी वर्ग या और जो सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदारों का महत्वाकांक्षी होना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारक था कि इस समय जो मुगल सूबेदार थे और जो आपके अधिकारी वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, आपके महत्वाकांक्षी हो गए थे। उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी और बड़े स्तर पर क्या करना चाहते थे, वो क्षेत्रों को विजित क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहे थे। ठीक है, और भी इसके अलावा कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं आपका चौथा तीसरा जो भी हो जाएगा आपका एक पॉइंट हो सकता है, वो ये कि मुगल शासक जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल शासक हुए थे वो अत्यधिक कमजोर शासक थे। ठीक है, तो वो उतना प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए थे जितना उनके पूर्वज ने किया था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे बच्चों जिनके कारण नवीन राज्यों का उदय हुआ था। अगर सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए तो वो यही था कि जब चीज़ें कमजोर पड़ गई सेंट्रल लेवल पर, तो अधिकारी वर्ग जो था और सूबेदार जो थे वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गए और अपने स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, तो ये अनेकों कारण हुए। अब हम डिस्कस करते हैं, राज्यों से स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं। इस टॉपिक में आज की वीडियो में हैदराबाद ले लेते हैं। ठीक है, हैदराबाद एक छोटा सा टॉपिक है, हमारे लिए आसानी से कवर हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी और आसानी से टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद की देखते हैं कहानी, हैदराबाद क्या था। ठीक है, तो पहला राज्य है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद राज्य की स्थापना। तो राज्य को आप जानते हो कहाँ पर, डायग्राम एक मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कई सारी वीडियो में बनाकर डायग्राम दिखाया था इसका। यहाँ पर इस प्रकार से कर्नाटक राज्य था। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा था, यहाँ पर इस वक्त ये आपका यहाँ कौन थे, पेशवा थे, मराठे थे। यहाँ से इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से ये सब क्या था आपका हैदराबाद था। ये मैसूर था, यहाँ पर ये था बच्चा आपको कर्नाटक और ये था आपका मराठा अथवा पेशवा। ठीक है, तो हमें डिस्कस जो करना है वो हैदराबाद को करना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग हैदराबाद को। तो सबसे पहली बात, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। चलो संस्थापक को बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, है ना। संस्थापक को मैं आपको समझा ही दूंगा, तो ठीक है थोड़ा बेसिक लेते हैं, बेसिक से यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो देखो हुआ क्या, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, अच्छे से आप जानते हो। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल सम्राट बना बहादुर शाह बना। ठीक है, तो बहादुर शाह के समय 1708 में 1708 में एक अधिकारी था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान, इसके विषय में आपको विस्तृत से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जब लेटर मुगल एम्पायर की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में। ठीक है, तो 1708 में जुल्फिकार खान अधिकारी था किसका, बहादुर शाह का। बहादुर शाह के समय ही कौन था मुगल सम्राट यहाँ पर बच्चों, इस समय बहादुर शाह था, मुगल सम्राट बहादुर शाह था। बहादुर शाह के समय जुल्फिकार को, है ना, जुल्फिकार खान को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। और एक बात और, जुल्फिकार खान ही प्रथम व्यक्ति था जिसने दक्कन को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करने का सपना देखा था, लेकिन ये इसका सपना पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो 1713 में इसको मार दिया गया। शहीद बंधुओं ने गेम खेला था और 1713 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसको मारा जाता है। 1713 में मरने के पश्चात जुल्फिकार खान के स्थान पर, ठीक है, अब जो अधिकारी आया कौन आया आपका, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, या इसे कहो तो आप चिनकिलिच खान, या इसे कहो तो आप आसफ जहां, दक्कन का क्या बन जाता है,
सूबेदार बना दिया गया था 1713 के पश्चात। और ये इस पद पर बच्चों 1715 तक अपने इस पद पर बरकरार रहा। लेकिन 1715 में सैयद बंधु थे, आप अच्छे से जानते हो सैयद बंधु। और सैयद बंधु में कौन था? हुसैन अली। इनके विषय में पूरी वीडियो बनाई है मैंने, है ना, आप देख लेना, पीछे जाकर के मिल जाएगा आपको। 1715 में हुसैन अली को निजामुल मुल्क के स्थान पर क्या बना दिया गया बच्चों? दक्कन का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। लेकिन आगे चल के हुसैन अली की मृत्यु हो जाती है और ये मारा जाता है। इसको मार दिया गया था, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निजाम उल मुल्क का इसमें हाथ था इसको मरवाने में, और ये मारा जाता है। इसके मरने के पश्चात पुनः एक बार निजाम उल क्या बनता है? आपके हैदराबाद का सूबेदार बना दिया गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब ये निजामुल मुल्क आपका हैदराबाद में राज्य करना प्रारंभ कर दिया, एज ए सूबेदार शासन चला रहा था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये शासन करने लगा था तो देखो होता क्या है। लेकिन 1722 में 1722 या 23, ठीक है, अधिकांश 23 ही ठीक है। 1722-23 में क्या हुआ था कि निजामुल मुल्क को दोबारा से, ठीक है, दोबारा से क्या करते हैं आपके वहाँ से 1700 बच्चों 23 नहीं सॉरी 1722 ही है, ठीक है। 1722 में क्या हुआ था? निजाम उल मुल्क को, ठीक है, तो 1723 में क्या हुआ? 22 में यह हुआ कि निजाम उल मुल्क को, ठीक है, दक्षिण भारत से कहां बुला लिया गया? आपके मुगल सम्राट दिल्ली बुला लिया। मुगल सम्राट कौन था उस समय? तो उस समय बच्चों वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो हुआ क्या? 1722 में निजाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है, और दिल्ली बुला करके इस मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अपना क्या बना दिया बच्चों? वजीर बना दिया, ठीक है। वजीर का मतलब होता है, कहा जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री। इसको अपना प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। और 1722 में ये प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, वजीर नियुक्त हुआ। किसका हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर नियुक्त हो गया, ठीक है। तो ये नियुक्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या करा? 1722 में दिल्ली आने के पश्चात इसने देखा कि दरबार में बहुत सारी गुटबंदी हुआ करती हैं, बहुत सारे आपस में आंतरिक ना षड्यंत्र रचे जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अधिक से अधिक प्रत्येक अधिकारी पावर पाने की चाहत में लगा हुआ है, हर कोई मुगल सम्राट का करीबी होना चाह रहा है। बहुत चीजें इसने देखी थी जिनसे ये बड़ा दुखी था। इसने क्या करा? उन सब चीजों में सुधार करने का प्रयास करा। इसने काफी हद तक सुधार करना चाहा, लेकिन जो पहले से अधिकारी वर्ग जो इन चीजों की उसको आदत पड़ चुकी थी, है ना, तो वो सुधार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुगल सम्राट भी इससे क्या हुआ बच्चों? नाराज सा रहने लगा था, और इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुआ। इसने देखा कि दरबार में कुछ नहीं होता है, गुटबंदी है, षड्यंत्र हो रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। इस बात से दुखी होने के कारण निजामुल मुल्क 1723 में, ठीक है, 1723 में क्या हुआ? एक शिकार करने के बहाने, शिकार तो आप समझते हो, शिकार करने के बहाने दक्षिण भारत चला गया। और इस शिकार करने के बहाने जब वो दक्षिण भारत गया, उसने तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला से किसी प्रकार की भी परमिशन, अनुमति नहीं प्राप्त की, जिस कारण क्या हुआ बच्चों? नाराज हो गया कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम वापस आते हैं जो मैं संस्थापक आपको बता रहा था, ठीक है। यहां तक मैं सोचता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा चीजें। अब देखो, अब बात करते हैं हैदराबाद, ठीक है। तो अब उससे पूछेगा कि संस्थापक कौन था, तो आपका सीधा सा आंसर जाएगा कौन था? निजामुल मुल्क, या इसका एक नाम है, प्रॉपर नाम तो यही है, चिनकिलिच खान, ठीक है। संस्थापक ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इसकी उपाधियां क्या क्या थी, इसकी उपाधियों को जान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी 3 उपाधियां थी सामान्यतः। एक इसकी उपाधि थी खान खाना, किसकी? चिनकिलिच खान की, खान खाना इसकी उपाधि थी। दूसरी जो इसकी उपाधि थी निजाम उल मुल्क, जो मैं आपको बताया था अभी, निजाम उल मुल्क।
और तीसरी उपाधि थी इसकी आसफ जहां। ठीक है बच्चों, ये जो दो उपाधि हैं आपकी खान खाना और निजामुल मुल्क, ठीक है, ऊपर की दोनों उपाधियां खान खाना निजाम और मुल्क जो थी, ये दोनों उपाधियां जो प्रदान की थी, ये प्रदान की थी मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर द्वारा ये दोनों उपाधि प्रदान की गई थी। जबकि आसफ जहां की जो बच्चों उपाधि थी, ये जो प्रदान की थी, ये प्रदान की थी आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला। अभी बताऊंगा आपको ये उपाधि कब प्रदान की थी, किन परिस्थितियों में इसने दी थी। ठीक है, तो ये हो गई। एक चीज और पूछता है आपसे कि चिनकिलिच खान किस वंश का था, तो आपका आंसर हो जाएगा आसफ जाही वंश। यह आसफ जाही वंश का था। इसके जो पूर्वज थे औरंगजेब की सेवा में रहे थे। ठीक है, इसके जो पूर्वज थे वो औरंगजेब की सेवा में थे। तो चिनकिलिच खान किस वंश का था, आसफ जाही वंश का था। क्लियर। और संस्थापक था किसका, ये आपके हैदराबाद राज्य का। अगर आपसे वर्ष पूछे तो आप 1724 इसका वर्ष हो जाएगा हैदराबाद की स्थापना का। क्लियर। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, वहीं पर जहां से मोहम्मद शाह रंगीला क्या हुआ, नाराज हुआ। ठीक है, अब समझना दूसरी बात है फिर से एक बार। अब वहीं लौट रहे हैं जहां से हमने भी छोड़ा था। तो देखो अब हुआ का ये हुआ कि नाराज होकर के वो कहाँ चला गया, दक्षिण भारत चला गया। ठीक है, दक्षिण भारत चला गया। इस बात से नाराज कौन हो गया, मुगल सम्राट भी क्या हो गया बच्चों, नाराज हुआ। मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने एक आदेश दिया। ठीक है, एक व्यक्ति था मुवारिज खान। मुवारिज खान, मुवारिज खान कौन था बच्चों, तो मुवारिज खान जो था हैदराबाद का, उस समय जब वो नाराज होकर दक्षिण में आया था तो हैदराबाद का सूबेदार था। हैदराबाद का सूबेदार। तो मुवारिज खान उस समय हैदराबाद का सूबेदार था और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको आदेश दिया मुवारिज खान को कि क्या कर, निजामुल उल मुल्क को या आसफ जहां को, ठीक है, या चिनकिलिच खान को, जिंदा या मुर्दा जैसा भी हो, उसको ला करके उसके सामने पेश करते हैं। ठीक है, इसने आदेश का पालन किया और इसीलिए एक युद्ध हुआ था, सूकर खेड़ा का युद्ध। सूकर खेड़ा का युद्ध, ये प्रश्न कई बार बच्चों आ चुका है कि सूकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना, सूकर खेड़ा का युद्ध। अगर आपसे पूछे किस वर्ष हुआ था, तो सूकर खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1724 में हुआ था। कौन से महीने में हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे पूछे किसके मध्य हुआ था, तो आप सीधा से कहोगे कि आसफ जहां प्लस मुवारिज खान। मुवारिज खान, मुवारिज खान कौन था, तो मुगल सेना का नेतृत्व करता। क्लियर। आसफ जहां चिनकिलिच खान एक ही बात हो गई। तो युद्ध हुआ था, सूकर खेड़ा का युद्ध हुआ था, वर्ष 1724 में हुआ था। मध्य आसफ जहां के मुवारिज खान के मध्य हुआ था। और मुवारिज खान कौन था, तो तत्कालीन हैदराबाद का कौन था, सूबेदार, और साथ में मुगल सेना क्या कर रहा था बच्चों, नेतृत्व कर रहा था। और इस युद्ध में हुआ क्या, मुवारिज खान पराजित हुआ और बच्चों मारा गया। ठीक है, जब मुवारिज खान मारा गया तो मजबूर हो गया कौन, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, इस बात के लिए क्या कि आसफ जहां को, चिनकिलिच खान को, ठीक है, निजामुल मुल्क को उसने दक्कन का सूबेदार स्वीकार कर लिया। दक्कन का सूबेदार स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के साथ चिनकिलिच खान को आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। तभी से चिनकिलिच खान के साथ एक नाम और जुड़ गया आपका बच्चों, आसफ जहां। ठीक है, तो उसकी उपाधि क्या हो गई, आसफ जहां। तो आपसे पूछा आसफ जहां किसने उपाधि दी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। कब दी थी, सूकर खेड़ा युद्ध के पश्चात दी थी। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सूकर खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, स्पेशली पीसीएस में कई बार बच्चे पूछा जा चुका है। क्लियर। इसके युद्ध होने के पश्चात निजामुल मुल्क या आसफ जहां अपना शासन करने लगा। लेकिन इसको एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, इसको कौन परेशान कर रहा था बच्चों, इसको परेशान कर रहा था कौन, मराठे। ठीक है, इसको मराठे परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मराठों से इतना दुखी था ये, बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, और मराठों से क्या चाह रहा था बच्चों, ये समाधान चाह रहा था।
मराठों से समाधान चाह रहा था। अब हुआ क्या, मराठे लगातार इसके ऊपर अटैक करते रहते थे, निजामुल मुल्क के हैदराबाद पर लगातार अटैक करते थे, उन अटैक से छुटकारा चाह रहा था, इसीलिए इसने एक संधि की थी, शिवगांव की संधि। ठीक है बच्चों, इसने एक संधि की, शिवगांव की संधि। और इसने करा क्या, इस संधि में ये किया इसने कि हुआ क्या, ये वर्ष हुई थी, ये आपकी 1728 में हुई थी। आपसे पूछे किसके मध्य हुई थी, तो आप कहोगे आसफ जहां प्लस बाजीराव। बाजीराव कौन था, आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, आसफ जहां और बाजीराव के मध्य संधि हुई थी। परिणाम क्या रहा, परिणाम बच्चों ये रहा, जो साहू था, साहू जानते हो ना आप, इसके विषय मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पहले से। ठीक है, तो साहू को चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है, बस फिलहाल इतना समझ लो, एक प्रकार के टैक्स थे। इनको मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, वरना जब मैं आपको मराठा पढ़ाऊंगा तो इन दोनों पर हमारा कम से कम ना तो 15-20 मिनट का डिस्कशन होगा ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लो, बस एक प्रकार की धनराशि देनी पड़ती थी। तो परिणाम यह हुआ कि साहू को चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार मिल गया दक्षिण भारत से। वो कुछ हिस्सों में जो दक्कन के अधिकार में आते थे, नवाब के अधिकार मतलब चिनगिलिज खान के अधिकार में आते थे, उनसे चौथ और सरदेश मुखी वसूल सकता था। और इस पर जो सिग्नेचर करे थे किसने, चिनगिलिज खान ने, वो कहीं ना कहीं मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में ही किए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ये संधि हो गई, कोई बात नहीं। इसके पश्चात अब आगे बढ़े, तो आगे देखो क्या हुआ। 1739 की बात थी, 1739 क्या था बच्चों, 1739 1739 में अब जानते हो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। ठीक है, और जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो हुआ था आपका करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध। और इस युद्ध में जो आसफ जहां था या चिनगिलिज खान था, आसफ जहां ने मुगल सम्राट का साथ दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो युद्ध हुआ था आपका, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। इस युद्ध में आपके आसफ जहां ने मुगल सम्राट का साथ दिया था। और इस युद्ध के ऊपर स्पेशली एक अलग से वीडियो बनी हुई है, पूरी टॉपिक है उसका, वीडियो का हेडिंग ही यही है ना, नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, तो वो आप वहां देख सकते हो जाकर के, शायद वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसको पूरे को अच्छे से, बहुत अच्छे समझाया गया है। ठीक है, तो 1739 में इस प्रकार से यहां तक क्या हुआ, इसने साथ दिया था, ये सब चीजें हुई थी। और फाइनली 1748 में 1748 में बच्चों क्या हुआ कि 1748 में जो आपका आसफ जहां था या निजामुल मुल्क था, आसफ जहां की बच्चों क्या हो गई, मृत्यु, और आसफ जहां की डेथ हो गई 1748 में। और आसफ जहां की मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ था, घटनाक्रम मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। समझाया कहाँ था मैंने आपको, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। इसकी मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ, इसकी मृत्यु को होने के पश्चात नवाब कौन बना वहां पर बच्चों, नासिर जंग। नासिर जंग के बाद कौन बनता बच्चों, मुजफ्फर जंग। और इसके पश्चात बच्चों कौन बना था, सलावत जंग। ठीक है, इन तीनों के विषय में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में समझाया हुआ है। ठीक है, ये सब क्या थे, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग, क्रमशः नवाब बने थे हैदराबाद के आसफ जहां की मृत्यु के पश्चात। क्लियर, तो ये सब अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसका और महत्वपूर्ण बचता है, वो और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इनको डिस्कस में पहले बहुत अच्छे से कर चुका हूं। ठीक है, अब एक व्यक्ति था, नवाब था यहाँ कर, ठीक है, निजाम अली। ये महत्वपूर्ण है काफी, और यहाँ से प्रश्न बच्चों आते भी बहुत ज्यादा है, निजाम अली से बहुत ज्यादा पूछता है। कौन था ये निजाम अली, तो हैदराबाद का निजामी था।
ठीक है। सलावत जंग के पश्चात जो क्रमशः उसके बहुत सारे शासक रहे होंगे ना हैदराबाद के, उनमें से एक निजाम कौन था? निजाम अली हैदराबाद का निजाम था। अगर शासनकाल की बात करें तो 1760 से 1803 ये व्यक्ति हैदराबाद का निजाम रहा था। क्लियर। अब विशेषता क्या है इसकी, यहाँ पर क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? तो पढ़ना बच्चों इसलिए पड़ रहा है, एक संधि थी, आपने सुना होगा, सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक है। और ये कौन चलाया था? वेलेजली। वेलेजली। सहायक संधि की शुरुआत है ना, इसके विषय में पूरी कहानी आगे चल के रहेगी हमारी संधि के विषय में। तो सहायक संधि वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, सहायक संधि के लक्षण जो शुरुआत हुई थी वास्तविकता में वो चीजें अलग थी, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल आप इतना मान लो वेलेजली ने इसको शुरुआत की थी भारत में, ठीक है। फिलहाल इतना आप इतना मान लो, इसका डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा तब। विशेषता ये थी कि वेलेजली की सहायक संधि जो थी, इसको जो स्वीकार करा था वो निजाम अली ने स्वीकार करा था। और वर्ष आपसे पूछता है हमेशा, तो वर्ष था 1798, 1798, ठीक है। तो 1798 में क्या हुआ था, वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम अली ने क्या करा बच्चों? स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर एक बार नहीं जाने कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य था जिसने पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आज के बाद से? हैदराबाद। क्लियर। आपसे पूछे उस समय निजाम कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा निजाम अली। तीसरा प्रश्न पूछे किस वर्ष स्वीकार करी थी, तो बच्चों वो स्वीकारी 1798 में। क्लियर। यहां तक समझ में आ गई बात। सहायक संधि क्या थी, शॉर्ट में बस बता दे रहा हूं, बस इतना समझ लो। सहायक संधि प्रकार से ये थी कि अगर कोई भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है तो अंग्रेज क्या होते थे, उस राज्य की आपका विदेशी नीतियों का सैनिक जिम्मेदारी सब अंग्रेज ले लेते थे, ठीक है। सैनिक अगर उस राज्य पर कोई भी अटैक करता है तो उसको बचाएगा कौन? उस राज्य के लिए अंग्रेज सेना बचाएगी। और साथ में अगर उस राज्य के किसी विदेशी राज्य संबंध स्थापित करने हैं तो वो किसके अंडर में होंगे? सब अंग्रेजों के संबंध में, ठीक है, उसके अंडर में होगा। तो ये शॉर्ट में थी कहानी, ठीक है। इसने सहायक संधि स्वीकार की। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न कई बार आ चुका है, पूछेगा आपसे वर्ष तो आप वर्ष बता दोगे, पूछेगा कौन निजाम था तो आप ये बता दोगे। और हैदराबाद क्या था? हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने बच्चों सहायक संधि को भारत में क्या करा था? स्वीकार करा था। क्लियर। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर मैसूर था, आपके बाद हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। इन तीन राज्यों ने क्रमशः इसको संधि को स्वीकार करा था, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। आगे बढ़े, यहां तक वो निजाम अली। अब उसके बाद एक प्रश्न पूछता है आपसे, फिर उसके बाद बहुत सारे नवाब हुए थे, वो हमें सब महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही उनसे कभी प्रश्न आते और ना ही उनका इतिहास में इतना महत्वपूर्ण कुछ रोल रहा है, ना उन्होंने कुछ ऐसा विशेष कार्य करा है जो हमें नेशनल लेवल पर, है ना, हिस्ट्री में पढ़ना पड़ा हो। हाँ, रीजनल हिस्ट्री में उनका महत्व रहता होगा, लेकिन नेशनल लेवल पर जो हिस्ट्री हमारी है उसमें उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात जो हमें सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है वो ये पढ़ना है उस्मान अली। उस्मान अली यहां से प्रश्न पूछता है, तो पहला प्रश्न पूछेगा बच्चों आपसे हैदराबाद का अंतिम नवाब, तो आप सीधा सा आंसर हो जाएगा उस्मान अली। तो ये कौन था? हैदराबाद का बच्चों अंतिम नवाब। तो उस्मान अली हैदराबाद का अंतिम नवाब था, ठीक है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हो ये एग्री नहीं था किसमें शामिल होने के लिए, क्या कहते हैं आपके भारतीय संघ राज्य में शामिल होने के लिए एग्री नहीं था। बाद में इस पर कार्रवाई की गई थी और 1 नवंबर 1948 को इसे क्या करा गया था, को भारतीय संघ में सम्मिलित। फाइनली 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद क्या हुआ, राज्य भारतीय संघ का एक अंग बन गया, ठीक है। किस प्रकार से कार्रवाई करी थी, क्या हुआ था, एक लंबी कहानी है, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कौन क्या था, वो सब हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। जब वहां पर बहुत सारे राज्यों की वहां पर हम बात करते हैं ना, तब वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं। तो फिलहाल इस प्रकार से हैदराबाद की स्वतंत्रता क्या हो गई बच्चों, समाप्त हो गई, ठीक है। तो पहला निजाम मुल्क था, अंतिम कौन था, उस्मान अली था। बीच में निजाम अली का भी महत्वपूर्ण तथ्य आया, उसने सहायक संधि को स्वीकार करा था, ठीक है। तो ये सब बातें थी बच्चों, आज के हमारे छोटा सा टॉपिक था हैदराबाद, इतना कोई खास वाला टॉपिक नहीं था। अब जो हमारे बाद इसका टॉपिक रहेगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी कल, उसमें रहेगा हमारा मैसूर राज्य।
मैसूर राज्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितने भी हम राज्य पढ़ेंगे, मैसूर, बंगाल, पंजाब और मराठा, ये 4 राज्य मैं आपसे बार बार कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मराठा मैंने देखा है कि मराठों में पीसीएस वगैरह इस तरह तक है ना, बार बार रिपीटेड प्रश्न पूछता है, वो मराठा से कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पूछता। यूपीएससी की चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी पीसीएस दे रहे हो, अगर वहाँ मराठों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मराठों से ज़्यादा नए प्रश्न नहीं बनाता। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं समानता, उन्हीं को लौट बदल के दोबार से त्योहार से करके उन्हीं प्रश्न को बार बार पूछ लेता है, ठीक है। तो कल से हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट मैसूर राज्य। मैसूर राज्य में जानेंगे, मैसूर के युद्ध को पढ़ेंगे बढ़िया से, टीपू सुल्तान को, हैदर अली को अच्छे से जानेंगे, क्या उन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन सी संधि हुई थी, उनके वर्ष, उनकी विशेषताएं पूरी डिस्कस करेंगे बढ़िया से, जैसे कि हम लोगों ने कर्नाटक के युद्ध में करा था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैसूर राज्य के साथ। ओके, धन्यवाद।